Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert. Welcome on MBibe. So, we are starting with term 2 and here's the very first lecture for term 2. हम आज के क्लास में शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी. यस, मज़ा आने वाला है. हम एकदम डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी को सीखेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी सीखेंगे और उसके बाद वापस टर्म 1 के टॉपिक्स भी लेंगे. लेकिन अभी के लिए हमारा पूरा फोकस होने वाला है कि हम टर्म 2 के जो पहले चैप्टर्स है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और एकदम डिटेल में कंप्लीट करें. हमारे पास यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग सा कंटेंट है. आप लोगों के लिए ये चैप्टर्स फेवरेट हो जाने वाला है. इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. आपने देखा था अभी रिसेंटली सैंपल पेपर भी रिलीज हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में से कम क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं और इसमें से थियोरी और प्रॉब्लम दोनों आ जा रहे हैं. इसीलिए आपको ये इलेक्ट्रिसिटी को स्किप नहीं करना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी इज़ दी ओनली चैप्टर जो आपका बहुत अच्छा सा मार्क्स गेन करा सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी आता है तो इसके बाद का अगला चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो भी आ जाता है कि नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर. लेट्स बिगिन with my introduction. मैं हूं तुषार पटेल, your physics expert. It's been more than 7 years I'm teaching physics. Now my job is here to make physics easier for you और आप सभी के लिए फिजिक्स के लिए एक मोहब्बत बनानी है. ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी का जो सैंपल पेपर आपने अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो देखा है. उसमें ये कुछ 7 मार्क के आसपास का पूछा गया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें थियोरी भी है, प्रॉब्लम भी है. तो अभी हम थियोरी और प्रॉब्लम इसको इस हिसाब से देखें कि हम कंसेप्ट को डेप्थ में समझ ले, ताकि हमारे लिए थियोरी और प्रॉब्लम दो अलग चीज़ें ना हो जाए. हम कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बेस्ड हमारे पास सब कुछ हो जाएगा. ठीक है, हमारे लिए सब आसान हो जाएगा अगर हम कंसेप्ट्स को डिटेल में सीखेंगे. जितना डिटेल में मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत मुश्किल है कि आपको कहीं और से इतना डिटेल में सीखने मिले. सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. लेट्स बिगिन विद इलेक्ट्रिसिटी. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस समझते हैं. बहुत पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के डोमेन में काफ़ी अपना योगदान दिया हुआ है, इन्होंने देखा था आसमान में जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होती है, जो बिजली गिरती है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म है. ये उन्होंने सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया था. उसके पहले हम नहीं मानते थे. उसके पहले हम मानते थे कि जब भगवान गुस्सा होते तो ऐसा सब होता रहता है. लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो लाइटनिंग हो रही है वो एक्चुअली इज एन इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को हमने डे टू डे लाइफ में यूज़ किया, बहुत सारे अपग्रेडेशन किए. फिर हमने डीसी करंट पहले बनाया था, उसके बाद एसी करंट पे आ चुके. आज हम इतना इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू घिरे हुए ना, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम इतना घिरे हुए आज कि हमारे लिए बिना इलेक्ट्रिसिटी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है. आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अब हमारी डे टू डे लाइफ का एसेंशियल हिस्सा बन चुका है. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी है तो हमारा जो भी कन्वेंशनल कार है, हमारी पेट्रोल डीजल वाली कार है, उसको बदल के हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल ट्रेंड में भी है. इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेंड में इसलिए भी है क्योंकि ये जो व्हीकल है उसमें नॉर्मल इंजन, नॉर्मल फ्यूल यूज़ नहीं होता. आप इलेक्ट्रिसिटी से उसको चार्ज करो, आपका मेंटेनेंस का खर्चा बच जाता है. अभी तो गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडीज़ भी दे रही है इसको खरीदने में. लेकिन आप देखो कि जो नॉर्मल सी कार होती है ना, उसमें ऐसा कंबशन इंजन होता है, ये इंटरनल कंबशन इंजन होता है. और इलेक्ट्रिक कार्स में ये नहीं होते. इलेक्ट्रिक कार में ये नॉर्मल से जो कंबशन इंजन होते हैं ये नहीं होते. ये इंजन क्यों होते हैं? ये इंजन जो है वो आप जो फ्यूल भराते हो ना, पेट्रोल या डीजल, वो पेट्रोल या डीजल को बर्न करते हैं, उसको हीट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसी हीट एनर्जी से हम पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा व्हीकल चलाते हैं. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आप बैटरी लगा दो, उस बैटरी को यूज़ करके उसमें एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक मोटर होगा जो ही आपकी कार को चला देगा. बचपन में आप खिलौने में देखते थे कि नहीं, सेल लगाया और वो कार चलना चालू हो गई. बस उतना ही सिंपल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, बस उसको बड़े स्केल पे बनाया हुआ है. अभी तक हम कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यूज़ करते थे. सोचो, पेट्रोल डालना है, फिर वो इंजन होगा जो पेट्रोल को बर्न करेगा, हीट में कन्वर्ट करेगा, फिर हम उस कार को चला पाएंगे. इससे बहुत आसान हो गया. और सोचो, पूरा मेंटेनेंस का जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता था ना, वो इसी इंजन का होता था नॉर्मल सी कार में. लेकिन अभी वो खर्चा भी चला गया. आपकी कार में और है ही क्या, सिर्फ बैटरी है, छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिससे आपकी कार में फंक्शंस चालू हो रहे हैं, और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मोटर है. कुछ है ही नहीं. आपका जो खर्चा है वो बच गया. आप समझ गए? तो इसीलिए
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम यूज़ करते हैं। अभी हमारा यहाँ पे देखना है कि ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत मॉडर्न चीज़ हो गई, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत 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 यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। आप देखो, सबसे पहले हम ऐसे ग्रामोफोन यूज़ करते थे, डिंग 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 डिंग, ऐसा सब करना पड़ता था। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमारे पास टेलीफोन आए, वायर टेलीफोन। उसके बाद हम तो आजकल कॉल कर देते सीधा एक मोबाइल यूज़ करके। सोचो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम कितना आज मॉडर्नाइज हो पाई है ना। इलेक्ट्रिसिटी है तो रिवॉल्यूशन आया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आज हमारी लाइफ आसान हो पाई है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को समझना, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम घर में जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज यूज़ कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप घर में आयरनिंग करो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। आप ट्यूबलाइट चालू करो, इलेक्ट्रिसिटी। आप पंखा चालू करो, इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ नहीं यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी का, आप सिर्फ मुझे वो बताइए। हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग जिसने हमारी लाइफ को बदला है, जो आज हमारी लाइफ का एसेंशियल हिस्सा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम एकदम डिटेल में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है, ये सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट से चालू नहीं होता। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी बेसिक चार्ज। जब यूनिवर्स बन रहा था ना, तब यूनिवर्स में कुछ छोटे मोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स आए। ये छोटे मोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम आज क्वार्क्स, लेप्टॉन्स ऐसे नाम से बुलाते हैं, लेकिन आपको ये सब कंसर्न नहीं है। भगवान ने, यानी कि जब यूनिवर्स बन रहा था तो कुछ पार्टिकल्स बने, और उन्हीं पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर एटम, फिर ये सब बनना चालू हुए। फिर अलग अलग प्रकार के एटम बने डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इसी तरह हमारे पास 118 एलिमेंट है, और उसी एलिमेंट्स को यूज कर करके हमने काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स बनाए अलग अलग टाइप के। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया, वाटर बन गया। कार्बन ऑक्सीजन को मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। आप समझ रहे हो, यानी कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम वाटर ले ले, इन सबको तोड़ेंगे तो कुछ एटम मिलेंगे। उन सबको तोड़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उसके अंदर तो सबके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही है। अब ये प्रोटॉन जो है, वो न्यूट्रॉन जो है, ये बने हुए क्वार्क्स हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों का जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ऐसे हमें कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स भी दिए गए। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स को 3 प्रॉपर्टी मिली थी, सिर्फ 3। एक उसका मास, दूसरा उसका चार्ज, और तीसरा है उसका स्पिन। हम स्पिन के बारे में अभी बात नहीं करते ज़्यादा, आपको 11th-12th में केमिस्ट्री में सिखाया जाता है। हम मास के बारे में और चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। सोचो, आज मेरा भी तो कुछ मास है, इस पेन का भी तो कुछ मास है, लेकिन ये सब आया कहाँ से? इसका मास होगा कि कितने एटम्स है, हर किसी का मास डाल दो। अभी ये जो एटम है उसका मास कहाँ से है? प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करके। अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास कहाँ से है? वो जिन फंडामेंटल पार्टिकल से बने हैं, वही फंडामेंटल पार्टिकल का मास ऐड होके हो रहा है ना। आप समझ रहे हो, यानी कि मास और चार्ज, ये चीजें जो है ना, ये फंडामेंटली अंदर से ही चीजों को पहले से ही मिली हुई है, हमने नहीं क्रिएट की। वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ये चार्ज जो बना, उसी से सब कुछ शुरू हुआ। ये चार्ज नहीं होता ना, आज कुछ नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कुछ इन्हीं चार्जेस की वजह से बना है। ये चार्ज क्या है, चलिए उसे समझते हैं डिटेल में। तो जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, तो हमें कुछ बेसिक चीजें जो बहुत स्ट्रांगली पता होनी चाहिए। जैसे कि चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स के अंदर की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ चार्ज, प्रोटॉन इज नॉट अ चार्ज, ये उनके अंदर की प्रॉपर्टी है, उनके अंदर भरा हुआ है। समझ में आ गया? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये अंदर की प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की। समझ में आ गया? ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल, ड्यू टू विच दिस पार्टिकल एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट्स। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उसका रीजन ये कि उनके पास चार्ज है। चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती। चार्ज नहीं होता और चार्ज मूव नहीं कर पाता, तो कभी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनती। तो इन लोगों के अंदर कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कभी फील ही नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं हो पाती। सो एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ज। अभी यहाँ पे हम चार्ज को यूजुअली कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, आपको जिससे रिप्रेजेंट करना है उससे आप रिप्रेजेंट करो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, इट इज नॉट अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ चार्ज, प्रोटॉन इज नॉट अ चार्ज। ये अंदर की प्रॉपर्टी है उनकी, विच इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q। इसका यूनिट जो है वो कूलम है। कूलम ने हमें इसके बारे में बताया था तो हमने उसके नाम के ऊपर से उसका यूनिट दे दिया। पूरा लिखेंगे तो स्मॉल में, लेकिन सिर्फ C लिखेंगे तो कैपिटल में। सो कैपिटल C इज द कूलम। अभी हमें यह भी याद रखना है कि चार्जेस जो होते हैं वो सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। नेगेटिव चार्जेस वो होते हैं जिनके जो ऐसे पार्टिकल जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है। पॉजिटिव चार्जेस यानी कि पॉजिटिव नेचर वाला, नेगेटिव चार्जेस यानी नेगेटिव नेचर वाला। तो हम ये चीज को आगे जाके भी देखेंगे कौन से पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, कौन से पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज है। ओके, अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि दो टाइप के हमारे पास चार्ज है, इसीलिए ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि लाइक चार्जेस यानी कि क्या, देखो आपके यहाँ पे मैंने बनाया, एक है ये पॉजिटिव, एक है ये पॉजिटिव। क्या दोनों सेम है? तो दोनों सेम है, इसीलिए हम बोलते हैं ये लाइक है, सेम है। तो दिस आर लाइक चार्जेस। ओके, फिर क्या ये नेगेटिव सेम है? तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? लाइक चार्जेस बोलते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो उसे हम लाइक बोल सकते क्या? नो, दिस इज नॉट अ लाइक चार्ज। ओके, अभी के लिए ये दो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को देखते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये दोनों एक दूसरे को धक्का मार देते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इससे दूर चला जाएगा। सो एवरी पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू गो अवे फ्रॉम अनदर पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों की दोनों लाइक ही तो है, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सिमिलरली हम आगे पढ़े तो अनलाइक, जो लाइक नहीं है, कौन लाइक नहीं है? ये दोनों लाइक नहीं है, यानी कि ये बोले जाएंगे अनलाइक है। तो अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस कैसा बिहेव करता है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों तो एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे अगर दूर है तो, है कि नहीं? हम यहाँ पे 3D विजुअलाइजेशन से देखते हैं कि नहीं? चलो लेट्स सी इट विद एनिमेशन। देखो ये पॉजिटिव दूर जा रहा है, नेगेटिव दूर जा रहा है, पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इट इज एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया कि नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो टाइप के चार्ज होते हैं, कैसे वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो भी आपको समझ चुका है। बहुत आसान है, समझ में आ गया कि नहीं? दिस इज एज इजी एज दैट। इसलिए मैंने आखिरी पॉइंट ये भी लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज while positive charge repels another positive charge and similarly negative charge also repels another negative charge। तो यही दो स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इन दो स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कौन से टाइप का होता है, चार्जेस कैसा बिहेव करता है, समझ में आ गया? अभी हम बात करते हैं कि एटम से। हमें पता है ना कि हर एक चीज एटम से बनी हुई है, तो एटम जो होता है उसके अंदर भी चार्जेस होते हैं। जैसे आपके सामने एटम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये येलो कलर के कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स है, ये लाल कलर के कुछ छोटे से पार्टिकल्स है, और ये आजू बाजू व्हाइट कलर के छोटे से पार्टिकल्स है। कौन सा क्या है? तो सबसे पहले बीच वाला जो रीजन है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। व्हाट डू वी कॉल इट एज? न्यूक्लियस। उसके आजू बाजू जो रिंग्स दिख रही है उनको बोलते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है? इन ऑर्बिट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ये व्हाइट कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आजू बाजू ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव दिख रहा है, कैन यू सी दिस इज पॉजिटिव, राइट? तो ये पॉजिटिव जो है बेटा वो है प्रोटॉन्स, और जो ये यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, ये जिसमें कोई प्लस माइनस नहीं दिया हुआ, ये है हमारे न्यूट्रॉन्स, ठीक है? सो पूरा का पूरा एटम 3 पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम याद रखेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से हमारा एटम बना हुआ है। अब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा ये रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ये बाहर घूम रहे हैं वो रिवॉल्व कर रहा है और वो नेगेटिवली चार्ज है। अभी यहाँ पे हम जो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ये प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन एज नेम सजेस्ट इट इज नॉट हैविंग एनी चार्ज, न्यूट्रल इट इज, न्यूट्रल यानी कि नो चार्ज। समझ में आ गया? तो न्यूट्रॉन जो है उनके पास कोई चार्ज नहीं है, दे आर न्यूट्रल। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। अभी आप यहाँ पे आयरनी देखिए, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन
यानी कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर आगे जाता है तो उसके अंदर चार्ज कितना भरा होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम तो वैल्यू है, लेकिन माइनस जो उसका नेचर है, नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली प्रोटॉन के पास भी एग्जैक्टली उतना ही चार्ज भरा हुआ है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है उतना चार्ज प्रोटॉन के पास है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। समझा कि नहीं? और उससे भी बड़ी खास बात यह है कि ये दोनों के दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर। अगर पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन 10 है तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन भी 10 ही है, यानी कि 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज। अल्टीमेटली 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव मिलके क्या बनाएगा, न्यूट्रल बना देगा ना। दैट्स व्हाई वी से एटम इज अ न्यूट्रल थिंग। एटम क्या है बेटा? एटम इज अ न्यूट्रल। समझ में आ गया? एटम के अंदर भले इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, लेकिन फिर भी एटम किसी चार्ज के जैसा बिहेव नहीं करता, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट इज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। आई होप यू गॉट दिस। चलिए नाउ लेट्स गो अहेड। ये हमने ये सब समझा कि चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन जस्ट अपोजिट इन नेचर है। और ईच इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव इक्वल बट अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। सेम वैल्यू बट अपोजिट नेचर, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। समझ में आ गया? और दूसरा यहाँ पे इसी वजह से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम हैज पॉजिटिव चार्जेस, एटम हैज नेगेटिव चार्जेस। एटम के पास प्रोटॉन है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, उनके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी है, बट दोनों में चार्जेस भी इक्वल है, दोनों के नंबर भी इक्वल है। दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ में आ गया? इसीलिए एटम अगर फ्लो कर जाए ना तो हम उसे करंट का फ्लो करना नहीं बुला सकते थे, क्योंकि एटम के फ्लो की वजह से चार्जेस फ्लो नहीं कर पाते। समझ में आ गया? क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल कर चुका है। समझे कि नहीं? और ये चार्ज का यूनिट क्या है? SI यूनिट इज कूलम, और ये कूलम को पूरा लिखोगे तो COULOMB, और सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखना है तो कैपिटल, टू गिव द रिस्पेक्ट टू साइंटिस्ट। ओके, और यूनिट ऑफ चार्ज वाज नेम्ड आफ्टर दिस पर्टिकुलर पर्सन, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम। समझ गए कि नहीं? तो ये है हमारे चार्जेस के बारे में सब कुछ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। ये जो चार्ज है वही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां से वहां जाते हैं और मैजिक क्रिएट कर देता है। व्हाट इज दैट मैजिक? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। बट बात यह है कि चार्ज जाते कैसे, मूव कैसे कर जाते हैं, वो हमें समझना है। सो इसीलिए हमें समझना है कि ये चार्ज फ्लो कैसे कर जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, हाउ डज चार्ज फ्लो, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सॉलिड्स जो होते हैं और सॉलिड्स जो होते हैं उसके अंदर हर एटम की पोजीशन एकदम फिक्स्ड होती है। इसीलिए सॉलिड के अंदर एक एटम यहां से घूम के यहां नहीं जा सकता, यहां से घूम के वहां नहीं जा सकता। सॉलिड एक ऐसा मटेरियल है जो एकदम पैक है, उसके अंदर एटम को इधर से उधर जाने की जगह ही नहीं, एकदम डेंसली पैक्ड है। तो इन सॉलिड के अंदर जो एटम्स है वो तो मूव नहीं कर सकते, है ना। तो एटम के जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाए जब, तब उन्हें हम बोल देते फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा तो उस एटम का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर से काबू हट जाएगा, तब वो फ्री हो जाएगा, तब हम उसे बोल देते फ्री इलेक्ट्रॉन है। आई होप यू गॉट दिस। सो फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है जो वैलेंस ऑर्बिट से बाहर निकल चुका हो, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हो और वो उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वही सॉलिड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और फ्लो कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है ना, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा, वो अपने साथ साथ चार्ज भी लेके जा रहा है। कितना चार्ज लेके जा रहा है? इवन 1 इलेक्ट्रॉन, हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने अंदर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज भर के लेके जाता है। सोचिए, 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन ब्रिंग्स दिस चार्ज इनसाइड इट, और उसके साथ वो आगे चला जाता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके अंदर रह के चार्ज मूव करता है।
चार्ज अलग से नहीं मूव कर सकता, चार्ज तो प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के होते हैं, जिन्हें अगर उन ऑर्बिट से निकाल दिया जाए तो उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं। समझ में आ गया। सिमिलरली ये देखो, यहाँ पे मैंने एक एटम लिया है जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो इस एटम के लिए ईजी हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन भी कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। आई होप यू गॉट दिस। नाउ लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि लिक्विड्स में इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एटम भी एकदम फिक्स जगह पे नहीं है। एटम खुद भी मूव कर सकता है। लिक्विड पूरा का पूरा फ्लो कर देता है, तो अलग से ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने का क्या मतलब? वहां तो सॉलिड के अंदर जो एटम थे वो नहीं मूव कर पाए, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन को मूव करा दिया। लेकिन यहाँ पे अभी पूरा का पूरा एटम भी मूव कर सकता है, बट एटम के मूव करने से चार्ज फ्लो नहीं हो जाता। क्यों? कम ऑन प्लीज टेल मी। चार्ज इसलिए फ्लो नहीं होता क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम के पास कोई चार्ज नहीं है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल, इसलिए हम बोलते हैं कि कोई चार्ज नहीं है। तो एटम जब मूव करेगा तो हम उसे नहीं बोल सकते कि चार्ज मूव कर रहा है। सो एटम के अंदर से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए और किसी एटम में कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो अलग टाइप के आयन्स बन जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है Z, अभी ये Z जो है बेटा, वो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना, ये देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्रोटॉन अभी ज्यादा हो गए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं गया है। तो ये हो गया पॉजिटिव आयन, जिसे हम बोलते हैं कैट आयन। समझ में आ गया? ये क्या हो गया बेटा? दिस बिकम्स पॉजिटिव आयन। दिस बिकम्स पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन को हम बुलाते हैं कैट आयन। समझ में आ गया? और जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अंदर तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन प्रोटॉन्स तो उतनी रहे, पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव आयन। इसे हम बुलाते हैं एन आयन। समझ में आ गया? सो ये है आपका लॉजिक कि पॉजिटिव आयन का मतलब हो गया कि वो कैटायन है, और नेगेटिव आयन का मतलब हो गया कि वो एन आयन है। आई होप यू गॉट दिस। दिस इज इजी। ओके, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैटायन और एनायन में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। जिसमें एन दिख रहा है वो नेगेटिव, जिसमें टी जैसा प्लस दिख रहा है वो पॉजिटिव है। सिंपल है कि नहीं? चलो, तो लिक्विड के अंदर ये फ्लो करते हैं, बट आपको ये वैसे केमिस्ट्री में सिखाया भी जाएगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, यू कैन सिंपली सी कि ये यहाँ पे देखो, ये सेल के लिक्विड के अंदर दो रॉड रखे हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। उसके अंदर देखो ये एनायन कैटायन अलग हो जाते हैं और फिर फ्लो करा दे इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज नॉट द कंसर्न ऑफ आवर चैप्टर, फिजिक्स का कंसर्न नहीं, आपको ये केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए हमें तो सिर्फ ये समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड के अंदर कौन कैरी करता है। यस, इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। वेरी नाइस। और लिक्विड में कौन कैरी करता है? लिक्विड और गैस दोनों में। लिक्विड और गैस दोनों क्या फ्लो कर सकती है? हाँ, इसलिए उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। तो फ्लूइड्स के अंदर आयंस कैरी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दो टाइप के आयन है, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज कैट आयन, नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज एन आयन। समझ में आ गया कि नहीं? आई होप यू गॉट दिस। दिस इज इजी, राइट? तो बेस्ड ऑन कि उस पर्टिकुलर मटेरियल में कितने ऐसे चार्जेस मूव कराने की कैपेबिलिटी है ना, चार्जेस को मूव कराने की कैपेबिलिटी के बेस्ड हमने तीन कैटेगरी के मटेरियल्स बनाए। मतलब मटेरियल्स को तीन कैटेगरी में डिस्टिंग्विश किया। सबसे पहला कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स, तीसरा सेमीकंडक्टर। तीनों इक्वली जरूरी है। बुरा मत मानिएगा कि सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। हमने तीनों को अलग अलग जगह पे यूज करना है और सबका कॉम्बिनेशन मिला के ही आपका कोई एक चीज बनता है। सोचो, आप घर में जो आपके वायर्स आते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जो करंट लेके आता है, अगर उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग नहीं होता ना तो आज हम सेफ नहीं होते। तो प्लास्टिक कोटिंग इंसुलेटर कोटिंग है।
हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करें, ये रबर के ग्लव्स हम पहन के रखते हैं। कंडक्टर्स, ये वायर्स, आप कॉपर के वायर्स देखते हो, उसी से करंट हमारे घर तक आता है, हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी उसी से चलाते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में जितना कहूँ ना उतना कम है। आज आपका ये जो डिवाइस है जिसमें आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स भरा हुआ है। जिस मेमोरी कार्ड में आपने आपका ऐप डाउनलोड किया, म्यूजिक डाउनलोड किया, मूवी डाउनलोड किया, वो पूरा का पूरा बना किससे? सेमीकंडक्टर के, सिलिकॉन से। समझ में आ गया? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे। तो सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़रूरी है, इन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक्स बना है। समझ में आ गया कि नहीं? तो बहुत ज़रूरी है। तो हमने बेस्ड ऑन कि वो कोई भी मटीरियल कितना चार्ज कैरी करवा सकता है, कितना चार्ज फ्लो करवा सकता है, हमने मटीरियल्स को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, ये और ये। पहला कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। उनके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसके अंदर हम चार्जेस इजीली मूव करा सकते हैं। कंडक्टर्स में चार्ज इजीली फ्लो कर जाते हैं। समझ में आ गया? और इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में यूजुअली होते हैं सॉलिड के अंदर। और हमें यहाँ पे बात भी करनी है कि कौन से एग्जाम्पल है। जैसे कि कंडक्टर्स के लिए मोस्ट ऑफ दी सारे मेटल जो है वो कंडक्टर्स होता है, क्योंकि मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन घूमता है, फिर चार्ज लेके चला जाता है और हमारा चार्ज फ्लो कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, गोल्ड इज द बेस्ट कंडक्टर, ग्रेफाइट इज द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर। समझ में आ गया? तो ये जो है, मैंने जो एग्जांपल्स दिए वो सारे अच्छे कंडक्टर्स हैं, दे आर द गुड कंडक्टर्स। उनके अंदर इजीली करंट फ्लो करा सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं। इंसुलेटर्स कौन होते हैं? इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें फ्री चार्ज है ही नहीं, उनके अंदर चार्ज फ्लो नहीं करता इजीली। समझ में आ गया? फ्लो ही नहीं करता या फ्लो करवाना बहुत मुश्किल है, तो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। समझ में आ गया? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकले और फिर फ्री हो जाए। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो चार्ज कहीं जाएगा ही नहीं। चार्ज कहीं जाएगा नहीं तो करंट फ्लो करेगा नहीं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल है नॉन मेटल जो सारे हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं? इंसुलेटर्स हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अगर दिखा बिना तो खुद ले लेंगे, फ्लो नहीं करने देंगे। समझ में आ गया? नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, ओके। जो प्लास्टिक है, ग्लास है, पोर्सिलिन है, वुड है, तो ये सारे हैं जो आपके इंसुलेटर्स हैं। देन वी हैव सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं बेटा, उनके अंदर कंडक्टर जितना अच्छा करंट कैरी करने का कैपेसिटी भी नहीं है, कंडक्टर जितना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने का कैपेसिटी भी नहीं है, और इंसुलेटर जितना बुरा भी नहीं है। समझ में आया? इन दोनों के बीच में जो है उन्हें हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया? तो सेमीकंडक्टर जो होता है उनमें उन दोनों के बीच की कैपेबिलिटी होती है, थोड़ा कंडक्टर थोड़ा इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में जो आता है वो होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस ऑफर जो होता है ना, कि इलेक्ट्रॉन या चार्जेस को फ्लो नहीं होने देना, वो थोड़ा कम होता है। लेकिन इसीलिए वो इतना प्योर अच्छा कंडक्टर भी नहीं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है, लेकिन अच्छा इंसुलेटर भी नहीं है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज कम है। समझ में आ गया? लाइक सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर। ये कुछ हमारे पास में से कंपाउंड्स भी है जिनको हमने मिक्स किया हुआ है। तो गैलियम आर्सेनाइड है, फिर यहाँ पे है तो आप कैडमियम सेलेनाइड है। ये सारे के सारे जो मटेरियल है वो सेमीकंडक्टर में आप डाल सकते हो। तो हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आई होप यू गॉट दिस इज इजी, राइट? चलो, नाउ लेट्स गो अहेड। हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो वायर होता है ना हमारे पास में, ये देखो, ये रहा, ये वायर हमने थोड़ा जूम करके अंदर एटम्स दिखाई है जो ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे एटम्स है। उसके अंदर जो छोटे छोटे वाइट दिख रहे हैं, इफ यू जस्ट सी, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन भी दिख रही है ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स है। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं नहीं जा रहे क्योंकि मैंने सर्किट को चालू नहीं किया। मैं यहाँ पे जैसे बटन दबाऊंगा सर्किट चालू हो जाएगा। फिर आप देखिए कि कैसे मूव करते हैं, कौन मूव करता है वो भी हमें देखना है। क्या ये ऑरेंज कलर के एटम्स मूव करते हैं या फिर ये जो व्हाइट कलर के छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है जो अपने एटम को छोड़ के आ चुके हैं, जो फ्री हो चुके हैं एटम से, विच आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करते हैं। लेट्स लुक एट इट। देखो, देख रहे हो कि नहीं? यहाँ पे देखिए, ये छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे 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 जा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े न्यू एटम्स है वो तो ऐसे कैसे रह रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? सो फ्लो ऑफ चार्ज हैपेंस बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो यहां से यहां जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज भरा हुआ है और वो उस चार्ज को लेके जा रहे हैं। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर।
फॉर सॉलिड्स ऑब्वियसली, समझे। हमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो से लेना देना नहीं है, वी जस्ट वॉन्ट फ्लो ऑफ चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वी डोंट वॉन्ट इलेक्ट्रॉन टू मूव, हमें नहीं मूव करने देना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे वो है जो चार्ज को अपने अंदर भरते हैं और लेके जाता है। चार्ज उनके अंदर है ऑलरेडी, कितना है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो चार्ज भी अपने आप आगे चला जाएगा ना। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन contributes to the flow of charge. I hope you got this. This is easy, है ना, बहुत आसान है, आसानी से ये सब हम समझ सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ इतना क्रिटिकल है नहीं। अभी धीरे धीरे हमारे लिए चीज़ें थोड़ी इंप्रूव होती जाएगी स्टैंडर्ड वाइज, लेवल वाइज, ठीक है। तो चलो, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ पे देखो, ये है एक और ये है, बताओ किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट और सेकेंड। ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा, देखो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें, लेकिन यहाँ जो है वो हमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिख रहे हैं। तो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो अच्छे कंडक्टर्स है, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। जिसमें कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा बुरा कंडक्टर है, मतलब कि इतना गुड कंडक्टर नहीं है, उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। समझ में आ गया। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा चार्ज भी फ्लो करता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अपने साथ तो एक इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज लेके जाता है। एवरी इलेक्ट्रॉन कैरीज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का नेगेटिव चार्ज। अभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा चार्ज जा पाएगा, कम इलेक्ट्रॉन तो कम ही चार्ज जा पाएगा। आई होप यू गॉट दिस। नाउ हमें पता चल चुका कि चार्ज कैसे फ्लो करते हैं, चार्ज को कौन लेके जाता है, कौन उसको इधर से उधर घुमाता है ना। सॉलिड में कोई और है, लिक्विड में, गैसेस में यानी कि फ्लूइड में कोई और है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन सॉलिड इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया। I hope you got this. Every electron carries a charge of -1.6 × 10⁻⁹ कूलम with them. ठीक है। अब हमें ये भी तो समझना है कि जब ये चार्ज फ्लो करता है तो उससे जो प्रोड्यूस होती है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसके बारे में हमें हर एक चीज समझनी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज दिस इज द टर्म वेयर दिस चैप्टर बिगिंस। चलिए शुरू करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट कुछ और नहीं है, हम अलग अलग तरीके से जो फ्लो देखते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी फ्लो कर रहा है तो वी कॉल इट एज वाटर करंट, है ना। हीट फ्लो करता है, वी कॉल इट एज हीट करंट। इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्जेस जब फ्लो करते हैं वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक करंट। आई होप यू गॉट दिस। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जाए तब उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे हमने इसके पहले देखा कि चार्जेस फ्लो करते हैं, कौन उसको लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, सॉलिड्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लो ऑफ चार्ज भी होता है, एंड दैट फ्लो ऑफ चार्ज कंट्रीब्यूट्स टू द करंट। समझ में आ गया कि नहीं। सो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इट इज सिंपली अ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन अगर मैं तुम्हें को बोलूं कि दो वायर है, दोनों में से 50 कूलम चार्ज फ्लो हो गया, किस में ज्यादा करंट किस में कम करंट, तब दूसरा जो पैरामीटर आपके लिए काम आता है ना, वो आता है कि कितने चार्ज कितने समय में फ्लो हुए। दोनों में इक्वल चार्ज फ्लो हुए, लेकिन किस में कम समय लगा, तो वो ज्यादा जरूरी है जानना। समझ में आ गया। तो जिसमें कितना समय लग रहा है, कौन से चार्ज को फ्लो करने में कितना समय लग रहा है, अगर हम कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं और कितना समय लग रहा है इन दोनों को साथ में पढ़ ले, तब हम बोल सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है करंट। समझ में आ गया। दी फ्लो ऑफ चार्ज सिर्फ इतना पढ़ा तो वो करंट नहीं है, कितना फ्लो हो रहा है कितने समय के साथ में, इसे जब पढ़ा तब हम उसे बोलते हैं कि वो करंट है। समझ में आ गया। इसीलिए हम बुलाते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ में आया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाट इज द रेट, हाउ मच इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है हर एक सेकंड में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हम इसके फॉर्मूला पे भी आएंगे, लेकिन आई होप कि आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर है। हर एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो कर रहा है,
दैट वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जो ये करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस आर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, और कितने समय में कितने चार्ज फ्लो कर गए। समझ में आ गया? इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी हम उसके फॉर्मूला को देखते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समझ में आ गया? रेट यानी कि डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि कितने टाइम में वो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस दो वायर से फ्लो करे, एक को कम समय लग रहा है दूसरे को ज़्यादा समय लग रहा है, तो जिसमें कम समय लग रहा है ना उसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि उसमें वो चार्जेस फास्ट मूव कर रहे हैं। समझ में आ गया? चार्जेस आर मूविंग सो इजीली देयर। तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका फॉर्मूला लिखने के लिए हमें लिखना पड़ता है कि करंट इज व्हाट, कितने चार्ज फ्लो हो गए कितने समय में। चार्ज इज करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज व्हाट बेटा? इट इज अ चार्ज अपॉन टाइम। याद रहेगा, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इट इज अ कैपिटल आई, आप ऐसे भी लिख सकते हो। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। सो करंट का फॉर्मूला ये रहा, चार्ज अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला फॉर करंट। करंट इज मेजर्ड इन यूनिट एम्पियर, एज यू नो चार्ज इज ऑलरेडी की मेजर करते हैं हम कूलम में, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो जब भी हम बात करते हैं कि करंट का यूनिट, तो करंट का यूनिट बन जाता है चार्ज के यूनिट से और टाइम के यूनिट से। समझ में आ गया? मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ करंट के फॉर्मूला के याद रखने का। आप देखो ये ट्राइंगल है, ऊपर रखो क्यू, क्योंकि सबसे पहले कौन आया? क्यू आया, फिर कौन आया? समय आया। इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे ना तो आपको क्या मिल गया? करंट मिल गया। समझ में आ गया? सो ये ट्राइंगल से आपको हेल्प हो जाएगी कि दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझ गए कि नहीं? बहुत आसान है। तो दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये इसको आप ऐसे मान लो। तो दिस इज द करंट का फॉर्मूला। चार्ज सबसे पहले आया, करंट उसके बाद आया। हमें चार्ज के बारे में, चार्ज जो है वो सबसे फंडामेंटल चीज है, उसके बाद करंट बना, क्योंकि चार्ज ही नहीं होता तो चार्ज फ्लो नहीं होता, चार्ज फ्लो नहीं होता तो करंट नहीं होता फ्लो। समझ में आया? लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हम करंट को पहले डिस्कवर कर चुके थे, उसके बाद में हमने चार्ज को डिस्कवर किया है। सो एनी विच वेज अभी वो हमारा स्टोरी का कंसर्न नहीं है, बट हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि पहले कौन है, सबसे बेसिक कौन है? चार्ज। उसी के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो करंट एक्चुअली चार्ज के ऊपर से डिराइव हुआ है। समझ में आ गया? तो करंट जो है उसका यूनिट हमने बोल दिया कि वो क्या है? एम्पियर, क्योंकि देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका सरनेम एम्पियर था, तो उसके बेस्ड हमने उसका नाम रख दिया। ठीक है, उनके नाम से। तो हमें ये भी याद रखना है कि करंट का फॉर्मूला इज चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, एंड करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। आई होप यू गॉट दिस। करंट को हम ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। यू कैन सी दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इज कॉल्ड एज एमीटर। इसको हम क्या बुलाते हैं? एमीटर। एमीटर हम बुलाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एमीटर। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए हम इसको याद रखेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एमीटर, एंड दिस थिंग मेजर्स द करंट। करंट को कौन मेजर करता है बेटा? ये एमीटर मेजर करता है। कौन सा यूनिट में करता है? एम्पियर में करता है। करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने समय में, दिस इज व्हाट करंट इज। आई होप यू गॉट दिस, दिस इज इजी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमने एक पूरा सर्किट बनाया है। तो ये सर्किट जो है उसको हम क्या, कब उसको सर्किट बुलाए, है ना? उसको हम कब सर्किट बुलाए? सर्किट हम उसको तभी बोल सकते हैं जब वो क्लोज पाथ हो, पूरा का पूरा क्लोज पाथ हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, ये जो की है ना, ये की ओपन है। कैन यू सी दिस? ये की देखिए, कैन यू सी? की इज ओपन बेटा, कैन यू सी? की इज ओपन। ये की ओपन है, तो ये जो लाल वायर आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये लाल वायर यहाँ तक आया, फिर इसके बाद इस लाल वायर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ये सर्किट में एक ओपननेस है, ये सर्किट क्लोज सर्किट नहीं है। समझ में आ गया? तो कोई भी जो कर्व हो, अगर उसमें कहीं पे भी बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर एक चीज आपस में कनेक्टेड हो, तो उसे हम बुलाते हैं क्लोज सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट मस्ट बी अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। कंटिन्यूअस होना चाहिए, बीच में कुछ टूटना नहीं चाहिए, वायर टूटा हुआ, की ओपन, ऐसा सब नहीं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बुलाते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब आप ये की को, मैंने यहाँ पे जो की बताई आपको, ये की को जब आप बंद करोगे, तब जैसे ही ये बंद होता है, यहाँ इसको टच कर देगा, तो ये टच करेगा, फिर ये क्लोज सर्किट हो जाएगा, तब करंट फ्लो करेगा। लेट्स सी कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। ये देखो, अभी की हमारी बंद हो जाएगी, हो गई ना बंद, अभी करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। करंट फ्लो नहीं कर रहा था पहले, जैसे ही तुमने की बंद की, पूरा का पूरा पाथ कंटिन्यूअस और क्लोज्ड हो गया, इसीलिए हमारा करंट फ्लो हुआ। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है, एंड दैट पाथ फॉर द करंट रिक्वायर्ड इज क्लोज्ड, एंड क्लोज्ड पाथ भी होना चाहिए,
और वो कर्व्ड भी, मतलब लूप भी होना चाहिए। समझ में आ गया? क्लोज्ड पाथ तो होना ही चाहिए, कंटिन्यूस भी होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि इसमें कौन सा सर्किट ओपन है। यू हैव अ क्विज इन फ्रंट ऑफ यू, दोनों में से कौन सा सर्किट ओपन है? अच्छा, इसमें तो करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, मतलब ये ओपन सर्किट तो नहीं हो सकता, इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है। और इसकी की पोजीशन देखो, कैन यू सी द की? ये की देखो ओपन है ना? तो इसलिए यही है जो हमारा आंसर बनने वाला है। सो लेट्स सिलेक्ट इट एंड सबमिट इट, चेक इट आउट। वाओ, इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी है। क्लोज सर्किट कौन होता है? जिसमें सब तरीके से कंटिन्यूअस करंट फ्लो कर पाए, बाकी जो है वो ओपन है। अभी मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अभी हमने करंट के बारे में जो भी पढ़ा सारा कुछ इस क्वेश्चन में समराइज हो जाता है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, है ना? तो हमने ये जो ऑरेंज बबल, येलो बबल है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया दो ग्रीन बबल से जो से रिलेटेड है। जो से रिलेटेड नहीं है, जैसे यूनिट इज कूलम, Q इंटू टी, ये कुछ रिलेटेड नहीं हमारे लिए, उसको हमने कनेक्ट नहीं किया। सो लेट्स सबमिट दिस आंसर एंड चेक इट आउट। यस, इट इज करेक्ट गाइस। आई होप यू गॉट दिस इज इजी, राइट? ये तो हमें सब करंट के बारे में पता ही है। इस सवाल का जवाब दीजिए। आपको यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि अगर हम 3600 कूलम का चार्ज फ्लो कराए 1 घंटे में, 1 आवर, उसमें अगर 3600 कूलम, चार्ज कितना है? ये टाइम की वैल्यू है 1 आवर, और चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा? 3600 कूलम। समझ गए? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट? सर्किट में से जो करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू बताओ। करंट का फॉर्मूला बताओ बेटा। करंट का फॉर्मूला इज Q अपॉन T। Q की वैल्यू कितनी है? 3600 कूलम्स, और टाइम की वैल्यू 1। बेटा टाइम भी सेकंड में लेना पड़ेगा अगर कूलम को चार्ज को कूलम में लिया है। समझ में आ गया? तो ये 1 आवर नहीं चलेगा। 1 आवर हैज 3600 सेकेंड्स। तो 1 आवर की जगह क्या लिखेंगे बेटा? 3600 सेकेंड्स। वाओ, सो ब्यूटीफुल इट इज कि आप देखो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गए। 3600 कैंसिल हो गया, बचा क्या? एक। ये सब कैंसिल हो गया, ऊपर का कैंसिल, नीचे कैंसिल, तो बचा क्या? सिर्फ 1, एंड 1 इज द आवर फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट दिस इज इजी, राइट? तो इस तरीके से इस सवाल का जवाब सिर्फ 1 एम्पियर है, क्योंकि यहाँ पे सवाल में आपके साथ थोड़ा सा खेल लिया, इधर 1 आवर देके 1 आवर की जगह 3600 सेकेंड देते ना, तो आप बिना सवाल को कहीं पेन पेपर में लिखे भी कर लेते। ठीक है, अभी के लिए 1 आवर इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स सबमिट दिस एंड चेक इट आउट कि हम सही है कि नहीं। वाओ, इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चार्ज upon time is the current is the rate of flow of charge, how much charge is flowing in how many seconds or how much amount of time। और इसका यूनिट है करंट का एम्पियर, और चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट है सेकंड। ठीक है, हम और डिटेल में समझते हैं यूनिट ऑफ करंट के बारे में, लेकिन करंट तभी ही फ्लो करता है जब देयर इज अ क्लोज सर्किट, क्लोज एंड कंटिन्यूअस सर्किट। समझ में आ गया? तो अभी हम करंट के बारे में और डिटेल में समझते हैं। करंट फ्लो करता है, जो भी चीज फ्लो करती है उसका कुछ तो डायरेक्शन होता होगा ना, तो हम उस चीज के बारे में समझते हैं कि करंट कैसे फ्लो करता है, करंट कहां से कहां जाता है, इसके बारे में हमें समझना है। समझ गए? चलिए, लेट्स बिगिन विद द करंट थ्रू द कंडक्टर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है, लेकिन ये करंट जो है वो फ्लो किया क्यों और कैसे किया, उसके बारे में हमें डिटेल में समझना है। द कॉज ऑफ करंट। आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव टेकन अ कंडक्टर जिसको कहीं कनेक्ट नहीं किया, ये इट इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, ऐसे ही रखा हुआ है बस, है ना? इसके अक्रॉस सेल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। आप आराम से देख सकते हो इसके अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वी डू नॉट लिव एट 0 केल्विन, हम एब्सोल्यूट 0 पे नहीं रहते। देयर इज अ हीट अराउंड अस, और इसी हीट की वजह से ये एटम के आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, दे बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मूव करते रहते हैं। कैन यू सी द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? देखो कैसे इधर उधर रैंडम मूव कर रहे हैं। सो दिस इज अ रैंडम मोशन। अब इस रैंडम मोशन के साथ प्रॉब्लम क्या पता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे हो भी रहा है, इधर उधर, अल्टीमेटली वो अपनी जगह पे रह जाता है। देखो, थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा पीछे आएगा, आगे गया तो पीछे करंट बना, पीछे गया तो आगे करंट बना, अल्टीमेटली करंट कुछ बना ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं तो कुछ करंट बन नहीं पाता, इतना सफिशिएंट नहीं मोशन है उसका कि उससे कुछ करंट बन पाए, और क्योंकि वो रैंडम इधर उधर मूव कर रहे, कुछ रिजल्टेंट करंट ही नहीं बन पाता। तो
आइडियली अगर ये कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे है तो उस रूम टेम्परेचर पे भी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर उनका मोशन चालू ही होता है। समझ में आ गया? तो ये कंडक्टर के पास तो वैसे ही भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको तो पता ही है। ये जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, अपनी जगह पे रैंडम इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन फाइनली वो तो अपनी जगह पे आके बैठ रहे हैं ना, इसीलिए कोई करंट बन नहीं पाता। लेकिन जब आप इसको लगा देते हो किसी सर्किट में, इस कंडक्टर को आपने जब कनेक्ट कर दिया किसी सर्किट में, तो क्या होता है आप जरा ध्यान से देखिए। इसके अंदर कौन बैठे? इलेक्ट्रॉन्स बैठे। ये कौन सा पोलैरिटी है सेल का? नेगेटिव है। ये कौन है? पॉजिटिव है। ये नेगेटिव तो नेगेटिव को रिपेल करता है, दिस इलेक्ट्रॉन विल गो अवे from negative terminal of cell, and similarly this electron will get attracted towards the positive terminal of cell. As you know, like charges repel each other and unlike charges attract each other. So इसीलिए ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिपल्शन मिलेगा क्योंकि ये भी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल है, और ये क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन यहाँ से मिलेगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन जो ऐसे ऐसे इधर उधर अपनी जगह पे मूव कर रहा था रैंडमली, जैसे ही तुमने सेल लगाया वो अभी भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन अभी आगे हो जाएगा। समझ में आ गया? कैन यू सी, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, अभी यहाँ पहुंच गया, तो इलेक्ट्रॉन मूव तो कर गया ना। हमें तो वही चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाए, और जैसे ही वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा उसके साथ में चार्ज भी चला जाएगा, और चार्ज के जाने को ही हम तो बोलते करंट फ्लो हो गया। समझा कि नहीं? सो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, किसमें? किसी भी कंडक्टर के अंदर। अभी आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करिए, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं? ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव के तरफ फ्लो कर रहे हैं। कैन यू सी दिस? सो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन देखो, व्हाइट इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, आप यहाँ पे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो, जो भी आगे ही जा रहे हैं, और वो आगे गए और यहाँ पे आ गए। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इसलिए हुआ कि नेगेटिव ने इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, और इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर दिया। समझ गए? सो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, क्योंकि उसी तरह से हमें यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन से उसका जवाब मिलता है। ठीक है, लेकिन जैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्या वैसे ही करंट जाता है? डज करंट मूव अलोंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज में? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। अब खास बात तो ये है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हमने चार्ज को डिस्कवर ही नहीं किया, तो उसके पहले हमें करंट के बारे में पता था। करंट हम पहले डिस्कवर कर चुके थे, उसके बाद में हमने चार्ज डिस्कवर किए, और करंट डिस्कवर होने के काफ़ी समय बाद हमें पता चला कि ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव करते हैं, इसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो हम पहले से बिना इलेक्ट्रॉन के भी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके थे बिना इलेक्ट्रॉन के अभी तक हमने जो इतना सारा ये सब सीखा ना, इलेक्ट्रॉन 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 वो कैरी करता है चार्ज, ये सब हमें पहले पता ही नहीं था। हम पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके थे, और हम पहले से ऐसा मानते थे कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से निकलता है और जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल तक। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो ग्रीन जो एरोज है वो दिखा रहे हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो ग्रीन एरोज ऐसे निकल रहे हैं, इसमें से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। हम पहले से ही मानते थे, बाद में हमें पता चला कि सॉलिड के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो खुद नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं और करंट को फ्लो कराते हैं। लेकिन हमने हमारा पढ़ाई नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर हम ये बदलते हैं तो हमें सब बदलना पड़ता। सो अभी से हम ऐसा मानेंगे कि करंट वहाँ फ्लो होता है जिस उसके अगेंस्ट में फ्लो होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहा है तो करंट पीछे जाता है, अगर करंट आगे है तो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है। याद रखेंगे हम कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, yes, you know this, electrons flow from negative to positive terminal of cell, लेकिन current flows from positive to negative terminal of cell. This is very easy. I hope कि आप इसे याद रखेंगे। उल्टा करते एक दूसरे का। अब ऐसा क्यों करते उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आप याद रखेंगे इसको और ये सारी चीज़ें मिस ना करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो देखो यहाँ पे सर्किट है पूरा, उसमें ये नेगेटिव है, तो देखो वाइट कलर के इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से जा रहे हैं पॉजिटिव, और ये ग्रीन कलर के एरो वो करंट है और वो देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव से
नेगेटिव। सो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। किसी भी सर्किट में करंट का डायरेक्शन यही रहने वाला है। इट हैज अ फिक्स डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ऑब्वियसली आउटसाइड द बैटरी, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर, बैटरी के बाहर, है ना। सेल के अंदर की बात नहीं कर रहे हम, सेल के बाहर होता है ना सर्किट, तो सर्किट इज आउटसाइड द सेल। सो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव, कौन, करंट। इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम negative to positive because negative terminal of cell repels the electron, that's why electron moves away from it, and that goes towards the positive because positive is going to attract that electron. I hope you got this. ठीक है, हम इसे याद रखेंगे। हमने समझा कि पहले करंट डिस्कवर हुआ था, बाद में चार्जेस या इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए। हमें पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट फ्लो करता है, तो हमने पहले करंट का डायरेक्शन दे दिया था पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। फिर हमें पता चला कि अरे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, उसी वजह से करंट गया पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर हमने पढ़ाई नहीं बदली, हमने वही रखा। इसीलिए हम करंट के डायरेक्शन को कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं। ऐसे ही नहीं बोलते कन्वेंशनल, कन्वेंशनल यानी कि जो चला आ रहा है पुराना। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, वी केप्ट इट सेम। भले करंट किसी की वजह से फ्लो करे, हम पॉजिटिव से नेगेटिव ही टर्मिनल में जो फ्लो होता है उसी को हम करंट बोलेंगे। समझ में आ गया? आई होप इट इज ईजी। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे और आपके लिए एक छोटा सा सवाल इज ऑन योर स्क्रीन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट कौन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बस हो गया कनेक्ट, लेट्स सबमिट दिस। वाओ, इट इज करेक्ट आंसर, है कि नहीं करेक्ट आंसर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने अभी तक में ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं, कितने समय में फ्लो करते हैं उसको अगर हम बराबर से मेजर कर ले, चार्ज अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला यूज करके, तो उसे हम करंट बोलते हैं। करंट का यूनिट है एम्पियर, चार्ज का यूनिट है कूलम, है ना। और दूसरी चीज, करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव करता है, बट वो अपोजिट है इलेक्ट्रॉन के, विच फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई होप इट इज इजी। अभी हमें ये बात करनी है कि करंट का यूनिट जो है एम्पियर, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज एम्पियर, एवरीथिंग अबाउट एम्पियर, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट एम्पियर। सो एम्पियर इज अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट, एज यू नो। एम्पियर यूनिट है करंट का, जस्ट लाइक वी मेजर लेंथ इन मीटर, मास इन केजी एंड टाइम इन सेकेंड एंड फोर्स इन न्यूटन, वी मेजर करंट इन एम्पियर। सिंपल है ना। तो हमें काफ़ी सारे सिस्टम ऑफ यूनिट पता है, CGS, FPS, MKS, SI। हम SI यूनिट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है एम्पियर। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपने देखा होगा कि आपका जो चार्जर होता है उसमें ऐसे A लिखा हुआ होता है, 1A, 2A। व्हाट डज दिस A मीन? ये A का मतलब होता है वो एम्पियर है। जितना ज़्यादा A, 1A तो स्लो चार्जिंग हो रहा है, 2A तो फास्ट चार्जिंग हो गया था। समझे? वापस देखोगे तो यहाँ पे जो 1A है उसका कम चार्जिंग होगा, स्लो चार्जिंग होगा। ये जो 2A है उसमें ज़्यादा चार्जिंग होगा यहाँ पे। क्यों फास्ट चार्जिंग होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 एम्पियर लिखा हुआ है। 2 एम्पियर मतलब ज़्यादा करंट, 1 एम्पियर मतलब कम करंट। कैन यू सी दिस नाउ? देखो कितना फास्ट चार्जिंग हो रहा है, यहाँ पे कितना स्लो चार्जिंग हो रहा है। तो ए जो लिखता है ना कभी भी किसी भी नंबर के पीछे, वो एम्पियर मतलब होता है, यानी कि वो करंट की बात करता है। ठीक है, अभी इसी को ए को हम बोलते हैं पूरा एम्पियर। ठीक है, इट जस्ट डज नॉट मीन ए तो सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन है, पहला लेटर है, लेकिन हम पूरा लिखेंगे तो उसे एम्पियर ऐसा लिखेंगे। जब किसी भी साइंटिस्ट का नाम यूनिट में हो, पूरा लिखो तो पूरा स्मॉल में लिखो, लेकिन अगर फर्स्ट लेटर लिख रहे हो सिर्फ, तो सिंबल लिख रहे हो तो वो कैपिटल में होगा। ठीक है, तो ए इज रिटन इन कैपिटल। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इट इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट, एंड्रे मैरी एम्पियर। इनके नाम के हिसाब से हमने एम्पियर नाम रखा। समझ में आ गया इस यूनिट को? इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अभी 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर कितना होता है उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज व्हाट? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का यूनिट इज कूलम। टाइम का यूनिट क्या है? कम ऑन प्लीज टेल मी। टाइम का यूनिट इज सेकंड। तो जब कूलम अपॉन सेकंड हो जाता है तो इट बिकम्स एम्पियर। समझ गए? एम्पियर इज गिवन ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। कूलम भी तो साइंटिस्ट का ही नाम है। तो ये हो गया समय, तो ये एम्पियर, ये कूलम और ये टाइम। है ना मजेदार? तो 1 एम्पियर is 1 coulomb upon 1 second. 1 ampere is 1 coulomb upon 1 second. 1 ampere is 1 coulomb per second. याद रहेगा? अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है 1 सेकेंड में कहीं से,
तो बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। सिंपल। यानी कि अगर ये क्रॉस सेक्शन है, अगर इसके अंदर से 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाए कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर चुका। सिंपल है कि नहीं? तो 1 एम्पियर इज 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लेट्स गो अहेड। अभी एम्पियर ना काफी बार बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। हमारे जो फोन होते हैं, मोबाइल, उसमें इतना ज्यादा करंट नहीं लगता, उसमें छोटा सा करंट लगता है। उसके अंदर बहुत छोटे डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसर, मेमोरी, ये सेंसर, वो सेंसर, कैमरा सेंसर, ये वो, उनको यूज करने के लिए इतना ज्यादा करंट नहीं चाहिए, उसको बहुत कम करंट चाहिए। तो हम छोटे यूनिट्स यूज करते हैं। जस्ट लाइक हमें अगर लेंथ मेजर करनी है तो मीटर यूज करते हैं, लेकिन इस पेन की लेंथ मेजर करनी है तो वी यूज सेंटीमीटर, है ना। तो इससे भी छोटा अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो मैं उसको मिलीमीटर में लूंगा। सिमिलरली फॉर करंट वी हैव अ यूनिट कॉल्ड एज एम्पियर, बट उससे छोटे यूनिट भी है जिसको हम मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर बुलाते हैं। जैसे मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, है ना। 1 मिली एम्पियर इज 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज 10⁻6 एम्पियर। अब मैं आपको समझाता हूं, हर जगह कहीं पे भी आप मिली माइक्रो सुनोगे ना तो याद रख लेने का, मिली यानी कि स्मॉल एम, मिली एक नाम दिया गया है 10⁻³ को। कहीं पे भी आप 10⁻³ देख लो, उसको मिली लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं? और कहीं पे भी आप 10⁻6 देख लो, वहां आप माइक्रो लिख सकते हो। ये उस नंबर को अल्फाबेट दिया गया, ये इस नंबर को ये अल्फाबेट दिया गया। सिंपल है, समझ गए? तो अगर मैं यहाँ पे 1 मिली एम्पियर लिख रहा हूं तो ये 1 का 1, मिली की जगह 10⁻3, 10⁻3 का 10⁻3, बिकॉज ये 1 और ये मिली है तो हम बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन रखते हैं ऑब्वियसली, और ये एम्पियर का एम्पियर। सो दिस इज हाउ 1 मिली एम्पियर इज 1 × 10⁻³ एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज 1 × 10⁻³ एम्पियर। आई होप यू गॉट दिस। वन मोर टाइम, कम ऑन गाइस। अगर मुझे लिखना है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 का 1, माइक्रो कितना है, 10⁻6 है, सो इंटू 10⁻6 और एम्पियर का एम्पियर। समझ में आ गया? सो 1 का 1, माइक्रो का 10⁻6, एम्पियर का एम्पियर। इट इज एज इजी एज दैट। इसी तरह कन्वर्ट किया जाता है। सो हम याद रखेंगे कि 1 माइक्रो एम्पियर एंड 1 मिली एम्पियर, ये दो हमारे पास छोटे यूनिट है जो हम डे टू बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। अब ये इन दोनों में से छोटा कौन है? अगर मैं यहाँ पे बताऊं ना मिली एम्पियर, तो ये 0.001 एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर कितना है? 0.001। देखो कैसे डिसाइड होता है, मैंने 2 जीरो ही क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लेसेस है, 3 प्लेसेस, 10⁻3। समझ में आ गया? एक प्लेस इधर आओगे, 2 प्लेस, 3 प्लेस, ऐसे करके बनता है। अच्छा, तो यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पियर कितना है बेटा? 1 माइक्रो एम्पियर है, 1 माइक्रो एम्पियर इज 0.0000001 एम्पियर। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे 1 एम्पियर लिखता हूं, ठीक है, अभी ये 1 के आगे अगर मैं डेसिमल शिफ्ट करता हूं, 1, अभी डेसिमल किधर है बेटा? बताओ, इधर है कि नहीं? ये डेसिमल को अगर मैं 6 बार शिफ्ट करूंगा तो 1 के आगे पीछे जो डेसिमल है उसको एक बार शिफ्ट किया, इधर आ गया, तो इधर 0 लिखते जाना पड़ेगा ऐसे। अगर मैं ऐसे 6 बार शिफ्ट कर दूं तो हो जाता है 1 माइक्रो एम्पियर। और इसी तरह अगर ये डेसिमल को सिर्फ 3 बार शिफ्ट करूं तो हो जाता है 1 मिली एम्पियर। देखो डेसिमल यहां होता है, उसको मैं 1 के आगे डेसिमल तो यह होता है ना, 0 नहीं देखोगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये हो गया मिली एम्पियर। ये यहां पे होता है डेसिमल बाय डिफॉल्ट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो हो गया ना माइक्रो एम्पियर। पावर जो है ना -6 -3, यानी कि कितना आगे जाना है उसका डेसिमल को खींच के। समझ में आ गया? सो ये है हमारे 2 छोटे छोटे यूनिट्स करंट के। अभी ये छोटे छोटे यूनिट को मेजर करने के लिए उनके एमीटर्स छोटे नहीं होते, बस उनमें यूनिट का फर्क होता है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये पर्टिकुलर देखो, कैन यू सी, इसमें एक ही जगह मिली एम्पियर लिखा है, MA, यानी कि ये जो मेजर करेगा वो मिली एम्पियर में करंट होगा। और ये जो है ना बेटा, ये देखो यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है माइक्रो एम्पियर, म्यू ए। इस सिंबल को बोलते हैं म्यू। समझ में आया? माइक्रो एम्पियर। आई होप यू गॉट दिस। दिस इज इजी। तो अभी हम थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। 1 एम्पियर इज 1000 मिली एम्पियर। कैसे बेटा? ये वापस हम देखते हैं। 1 मिली एम्पियर कितना था? 10⁻³ एम्पियर था, हाँ कि ना? कम ऑन प्लीज टेल मी। 10⁻³ एम्पियर था। अच्छा, अगर मैं ये -3 को नीचे ले लूं
तो क्या हो जाएगा 1/10⁻³ है कि नहीं। मिली की वैल्यू कितनी है, या तो अभी के लिए मिली का मिली रखो सिंप्लिसिटी के लिए, ए की जगह ए, और ये 10⁻³ तो नीचे चला गया ना, कुछ नहीं बचा, तो इधर सिर्फ क्या बचा, ए बचा। समझ में आ गया। या तो ए भी लिखने की अभी के लिए तो जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डायरेक्ट कन्वर्जन बता देता हूं। देखो इधर है ना, जस्ट लुक हियर, आप यहां पे देखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 1/10⁻³ 1/10⁻³ मिली एम्पियर इज इक्वल टू, ये यहां से ये नीचे चला जाता है तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो उसकी जगह 1 रखो और ये ए का ए रखो। अब ये 10⁻³ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ हो गया, ये मिली का मिली और ये ए का ए और ये 1 का 1 और ये ए का ए। तो ये देखो ना 10⁻³ को क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं ना, 1000 मिली एम्पियर इज 1 एम्पियर। सिंपल है। सो हम सिंपली ये याद रखते हैं 1 एम्पियर इज 1000 मिली एम्पियर बिकॉज 1 मिली एम्पियर इज 10⁻³ एम्पियर। सो 10⁻³ जब उस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो 10⁻³ मिली एम्पियर बिकम्स 1 एम्पियर। इट इज एज सिंपल एज दैट, दैट्स व्हाई दिस इज देयर। समझा कि नहीं। सो जब भी हमें कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, एम्पियर से मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तो हम सिर्फ और सिर्फ सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। वी मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन एम्पियर बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मिली एम्पियर। हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर कोई मुझे बोले कि 25 एम्पियर को बताओ मिली एम्पियर में, तो 25 का 25 रखने का, और यहाँ पे हम यहाँ पे सिंपली 1000 रख देंगे, 1 0 2 0 3 0, और एम्पियर की जगह मिली एम्पियर लिख देंगे। यूनिट तो बदलना ही पड़ेगा ना, मतलब क्या बनेगा, अगर यूनिट ही नहीं बदलोगे तो। हम यूनिट बदलने के लिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 25 एम्पियर बिकम्स 25,000 मिली एम्पियर। सिंपल है ना। तो कन्वर्जन फैक्टर कितने का बेटा, 1000 का है। कन्वर्जन फैक्टर कितने का है, 1000 का है। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। आप याद रखिए, अगर मैं आपको बोलूं 28 एम्पियर, आप इसको कन्वर्ट करके दो मिली एम्पियर में, कुछ नहीं करना है, एम्पियर का क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर हो जाएगा। 28 के जगह 28,000 हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं, इट इज इजी, इट इज इजी गाइस। तो मिली एम्पियर इस तरह से, एम्पियर से मिली एम्पियर में इस तरह से कन्वर्ट होता है। अभी हम समझते हैं कि माइक्रो एम्पियर, हम ऑलरेडी ये सब सीख चुके हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर इज 10⁻⁻6 एम्पियर। एक काम करो, 10⁻⁻6 को इस साइड ले लो इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो ये हटा दूं, तो 1 लिख लेता हूं, और ये एम्पियर का एम्पियर हो गया ना। 1 एम्पियर इज 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। 1 एम्पियर इज व्हाट, 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। वही तो यहाँ पे लिखा है, 1 एम्पियर इज 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। और अगर मुझे कोई बोले कि ये 25 एम्पियर को कन्वर्ट करके दो माइक्रो एम्पियर में, तो मैं क्या करूंगा, 25 का 25 लिखूंगा और फिर 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल है। तो इधर इंटू 10⁻6, सिंपल, समझ गया कि नहीं। तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6, दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। 10⁻6 इज द कन्वर्जन फैक्टर। इसके पहले जो था ना बेटा, वो 1000 जो लिखा था मैंने, तो 1000 का मतलब ही 10⁻³ है ना, तो यहाँ 10⁻³ का फैक्टर है मिली में, और माइक्रो में जो फैक्टर है वो 10⁻6 का फैक्टर है। आई होप यू गॉट दिस, दिस इज द फैक्टर ऑफ 10⁻6। सो मिली में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये फैक्टर है उसका। माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन एक मिली का मतलब 10⁻³ होता है और एक माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है। आप ये भी याद रखिए, मिली में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइक्रो में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 से। बट 1 मिली एम्पियर रिप्रेजेंट्स 10⁻³ एंड 1 माइक्रो एम्पियर रिप्रेजेंट्स 10⁻6 एम्पियर। समझे कि नहीं। सो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं करना है। हम याद रखेंगे कि हम जब भी एम्पियर से माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो और माइक्रो एम्पियर लिख दे। समझ गए। एक एग्जांपल, 28 एम्पियर को हम कन्वर्ट करते हैं माइक्रो एम्पियर में, सो वी जस्ट नीड टू राइट एम्पियर की जगह माइक्रो एम्पियर, और उसके बाद आगे 28 का 28, और हमें मल्टीप्लाई कर देना ये कन्वर्जन फैक्टर 10⁻6 इंटू 10⁻6। सिंपल है, इट इज एज सिंपल एज दिस। आई होप यू गॉट दिस। समझे कि नहीं। अब बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बताना है कि हाउ कैन वी गेट 1 एम्पियर ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड 1 एम्पियर चाहिए। अच्छा, इधर 1 मिली है और इधर क्या है 10⁻³ तो मिली, 1 मिली
मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ यस, तो मिली की जगह 10⁻³ लिख लिया, 1 की जगह 1 लिख लिया, एम्पियर की जगह एम्पियर लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 10⁻³ और एम्पियर की जगह एम्पियर। अच्छा, इक्वल टू के इस साइड भी 10⁻³ इक्वल टू के उस साइड भी 10⁻³ है। लेट्स डू वन थिंग, वन सिंपल थिंग हमें करनी है कि दोनों साइड ना 10⁻³ से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाय 10⁻³ ऑन बोथ द साइड will cancel out 10⁻³ और हमें मिलेगा क्या, इधर भी 1 एम्पियर इधर भी 1 एम्पियर। तो सिंपल है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो एंड वी गेट द आंसर। समझा कि नहीं? सो दिस इज as easy as this. Let's submit this dividing by 10⁻³ and let's check it out. क्या है हमारा आंसर? Yes, this is the correct answer. This is correct answer. I hope you got this. You have to just divide both the sides by 10⁻³ and you'll get 1 ampere on both the side. This is easy. This is easy. अभी हमें परफेक्टली कनेक्ट करने हैं डॉट्स को। देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं, उन डॉट्स को हम यहाँ पे रख देंगे, मतलब हमें ये बबल्स को जो है यहाँ पे रख देना है। ठीक है, बताइए, कूलम चार्ज का ये क्वांटिटी है, चार्ज SI यूनिट इज कूलम, तो उसका यूनिट का नाम लिखा जाएगा, सिंबल ऑफ यूनिट इज कूलम, यूनिट का नाम लिखा जाएगा कूलम। ठीक है, सिंबल इज A, यूनिट इज एम्पियर, ये तो करंट का है, तो करंट यहाँ पे रख दिया। लेट्स सबमिट दिस एंड चेक इट आउट। वाओ, इट इज करेक्ट आंसर, इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। यू कैन चूज मोर देन वन ऑप्शन। बताओ 1 एम्पियर कितना? 1 एम्पियर इज 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर, यस। 1 एम्पियर इज 10⁻³ मिली एम्पियर, यस। 1 एम्पियर इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यस। 1 एम्पियर इज 1 कूलम इंटू चार्ज इंटू टाइम इज नॉट द करंट। समझ में आ गया? एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का यूनिट है, और करंट इज नॉट चार्ज इंटू टाइम, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। इसलिए पहले तीनों को सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाले को नहीं। लेट्स सबमिट दिस। वाओ, इट इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट दिस। अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो वहां पे आप खुद भी इन सारे सवाल के जवाब मेरे साथ में दे सकते हो। सो डाउनलोड द ऐप नाउ, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट जो होता है उसको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी यूज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर यानी कि 10⁻⁶ एम्पियर। एक बार अगर आपको एम्पियर से माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। अगर आपको एम्पियर से मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। इट इज एज सिंपल एज दैट। समझा कि नहीं? आई होप आप सबको ये सब समझा है। मैंने आपको चार्ज और करंट के बारे में हर एक बारीक बात बताई है। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज यहाँ पे आइए ताकि आपका टर्म 2 एकदम पक्का हो जाए। टिल देन, कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.